अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम आपको बहुत ही रूहानी शख्सियत, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत और जिनको इस्लाम ने कलंदर का टाइटल दिया है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो दुनिया में जो है वो 2.5 ढाई कलंदर का डिस्कस होता है और जिसमें से एक कलंदर जो है वो लाल शहबाज कलंदर हैं। आज हम आपको उनके जो सजदागाह है कलर कहार में उसका विज़िट कराएंगे। उसके लिए जो है वो हमें फैसलाबाद से हमने कनाल रोड को चूज़ किया और कनाल रोड से हम साइयां वाला जो है वो मोटरवे से बरस्ता मोटरवे कलर कहार पहुंचेंगे और कलर कहार पहुंचते ही हमें उतर के एग्जिट करके वहां से राइट साइड पे चुआ सैदन शाह का जो रोड है उस पे जाना होगा। चुआ सैदन शाह का जो रोड है उसके जरिए आप तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो आगे जो है वो राइट साइड पे कलंदर पार्क की जो है वो सजदागाह मिल जाएगी। और इनके बारे में मशहूर है कि 4 जो बुजुर्ग हैं जो इकट्ठे यहाँ पहुँचे कलर कहार में, उनका कोई अपना कोई उसमें कोई क्या चिल्ला उन्होंने किया या क्या रियाजत की, वहाँ पे इबादत की, उसका हमें डिटेल से तो पता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि 4 जो बुजुर्ग यहाँ पे आए, एक हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और तीसरे हैं मखदूम ऑफ जहानिया रहमतुल्लाह अलैह और चौथे जो हैं वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान शरीफ से। और ये चारों बुजुर्ग यहाँ पहुँचे और इनके बहुत सारे वाक़यात भी मिलते हैं, लेकिन हम आपके साथ पूरी डिटेल इनकी वहाँ जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम फैसलाबाद से जो है वो बरस्ता कनाल रोड जो है वो हम चल पड़े हैं और कोशिश करेंगे कि रास्ते में जितने मनाजर आएँ वो भी आपको दिखाते हुए जाएं, तो हमारे साथ रहिएगा। ये हम घाट वाला जो अंडरपास है इसको क्रॉस कर रहे हैं और एक्सप्रेस वे के जरिए हम जो है वो साइयां वाला इंटरचेंज पे पहुंचेंगे और वहां से फिर हम मोटरवे के जरिए इंशाल्लाह कलर कहार तक आपको रास्ते में मनाजर दिखाते हुए लेके जाएंगे। जी अभी हम जो है वो साइयां वाला इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं और मोटरवे के ज़रिए हम कलर कहार तक पहुंचेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम दरियाए चिनाब के ऊपर से गुजर रहे हैं और कलर कहार तक रास्ते में 2 दरिया आते हैं, एक है दरियाए चिनाब और दूसरा दरियाए जेहलम, और ये सारे मनाजर हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। वाह क्या खूबसूरत मंजर है मोटरवे पे, मज़ा आ गया। बहुत ही खूबसूरत मंजर दरिया जेहलम का। और अभी हम जो है वो बेहरा रेस्ट एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो अब हम पहुंच चुके हैं बेहरा रेस्ट एरिया पे और यकीनन यहाँ पे जो है वो तकरीबन बहुत सारे ब्रांड हैं खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे। यकीनन भूख लग ही जाती है इंसान को, तो यकीनन हम भी यहाँ से खाना खाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल जो चेन्स हैं फूड की वो भी आपको इजीली अवेलेबल है।
और अगर शदीद भूख लगी है तो फिर आप ज़रूर पाकिस्तानी फ़ूड को चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन पाकिस्तानी फ़ूड भी अवेलेबल हैं, और खाएं, एंजॉय करें। ख्योड़ा साल्ट माइन की जो एरिया है वहाँ से गुज़र रहे हैं, और ये तकरीबन 10 किलोमीटर की ड्राइव है, और दिलकश मनाज़र हैं पहाड़ियों के। इनसे हम जो है वो गुज़रते हुए कलर कहार की तरफ बढ़ेंगे, और ये यकीनन बहुत प्यारी प्यारी सीनरी यहाँ पे मिलती है देखने को, और ऐसे लगता है इंसान जैसे किसी दूसरे मुल्क में है, लेकिन ये यकीन पाकिस्तानी है जिसमें हम जो है वो एंजॉय करते हुए कलर कहार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने भी इसी तरह के मनाज़र देखने हैं तो ज़रूर कलर कहार की तरफ आएँ। ऐसे मनाज़र देख के इंसान का दिल खुश हो जाता है, इंसान अंदर से खुश हो जाता है, और सारे स्ट्रेस से इंसान निकल आता है। जो दिन भर का और जो स्ट्रेस होता है, जो परेशानी होती है या प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आउटिंग करता है, जब निकलता है सैर पे और ऐसे मनाज़र देखने को मिल जाएं तो इंसान का सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इंसान जहाँ देखता है इंसान का दिमाग वहाँ होता है, और अभी हमारे सामने जो दिलकश मंज़र आ रहा है, यकीनन इससे जो है वो हमारा जो ब्रेन है वो प्रेजेंट हो चुका है, और हम फुली एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत नज़दीक हम कलर कहार के पहुँच चुके हैं। कलर कहार से फिर हम जो है वो एग्ज़िट करेंगे, और यहाँ से फिर हम चुआ सैयदन शाह रोड की तरफ चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत रोड, ड्राइव करने का मज़ा आ जाता है। इंसान को लगता ही नहीं है कि वो किसी पाकिस्तानी की रोड पे जा रहा है, वैसे ही लगता है जैसे किसी यूरोप के किसी कंट्री में हम जो है वो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय करते हुए। मज़ा आ रहा है मोटरवे का, माशाल्लाह। अभी हम जो है वो कलर कहार इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे, और यहाँ से फिर एग्ज़िट करते हम चुआ सैयदन शाह रोड की तरफ चल पड़ेंगे। जी, तो इंटरचेंज से निकलते ही राइट साइड पे टर्न कर लें तो चुआ सैयदन शाह रोड की तरफ हम जो है वो इजीली पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको मोटरवे इंटरचेंज से निकलते ही राइट टर्न करना है, और फिर अपना जो है वो सीधा जाना है, तो सीधा ये रोड जाता है चुआ सैयदन शाह की तरफ। जी, तो नाज़रीन, हम थोड़ी ही वक्त में पहुंचने वाले हैं। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं चुआ सैयदन शाह रोड पे। तकरीबन मैक्सिमम 2 किलोमीटर
फासला तय करें तो उसके आगे राइट साइड पे कलंदर पाक की जो है वो सजदागाह आपको नज़र आ जाएगी, रेड कलर की बिल्डिंग। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हम लाल शहबाज कलंदर की जो सजदागाह है वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम आपको विज़िट कराते हैं। जी तो नाजरीन, अभी हम जो है वो पहुंच चुके हैं लाल शहबाज कलंदर की जो सजदागाह है और ये एंट्रेंस है। यहाँ पे जो है वो बहुत ही प्यारी इबारत लिखी हुई है, जिन जानब कर्नल बाबर सरफराज साहब, जिनका आबाई शहर तो जो है वो चकवाल है, लेकिन अभी जो है वो फैसलाबाद में सेटल्ड हैं और हमारे अज़ीज़ हैं, अंकल हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राजा हसन साहब उनके वालिद साहब हैं। और अभी हम आपको जो है वो कलंदर पाक की सजदागाह के मनाज़र दिखाएंगे अंदर से। और बहुत ही पुरसुकून जगह है ये, यहाँ पे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है और बड़ी एनर्जी फ़ील हो रही है हमें, और हम चाहेंगे कि आप भी इस एनर्जी को फ़ील कर सकें, इसलिए हम जो है वो आपको इसका पूरा विज़िट कराएंगे कैमरे के ज़रिए से। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो है वो कोशिश करके यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ और इस जो सुकून है, एनर्जी है, आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अभी हम जो है वो सजदागाह के अंदर मौजूद हैं और अंदर के मनाज़र भी आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप जो है वो पूरी सजदागाह की ज़ियारत कर सकें। और अभी हमारा जो कैमरा आपको दिखा रहा है ये सजदागाह के अंदर के मनाज़र हैं। जी तो नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं कलंदर पाक जो है लाल शहबाज कलंदर की जो सजदागाह है वहाँ पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वहाँ जाके हम कलंदर पे बात करेंगे, कलंदर का डिस्कस करेंगे। कलंदर बेसिकली है क्या, कलंदर का टाइटल जो मिला ये दुनिया में आज तक जो है वो तकरीबन कहते हैं कि 2 मर्द और 1 औरत, 2.5 कलंदर कहते हैं दुनिया में आए। हज़रत बू अली कलंदर, हज़रत लाल शहबाज कलंदर और राबिया बसरी कलंदर। क्योंकि इस्लाम में जो है वो औरत का जो है वो दर्जा आधा होता है, तो इसलिए उसको 2.5 कलंदर माना जाता है, तीनों को मिला के। अभी कलंदर का जो सिलसिला है वो है क्या चीज़। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे लाल शहबाज कलंदर ने जहाँ पे सजदा किया और ये उनकी सजदागाह के नाम से मशहूर है। और आप पीछे देख सकते हैं कि एक बाकायदा जो बिल्डिंग बनी हुई है। मैं थोड़ी सी पहले इसकी डिटेल बयान करना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग जो पीछे बनी, जो इसका जो कंस्ट्रक्शन हुई, उसके मामले में थोड़ा सा जो इन्वॉल्व हुए वो हैं फैसलाबाद, अपने फैसलाबाद के राजा बाबर सरफराज साहब, जो कि कर्नल रिटायर्ड हैं और उनकी ज़मीनें यहाँ बहुत सारी हैं, चकवाल में हैं। और वो उनका जो बचपन गुजरा या उनका जो वक्त गुजरा सारा वो इधर चकवाल के एरिया में गुजरा। और हमारे वो बहुत काबिल एहतराम हैं राजा बाबर सरफराज साहब। राजा बाबर सरफराज साहब जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये जो जगह थी ये पहले इतनी ज़्यादा वो बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, कोई मतलब खस्ता हाल नहीं थी इसकी, तो उन्होंने जो है वो फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। तो वो हमारे फैसलाबाद में होते हैं। वैसे उनका आबाई गांव जो है वो चकवाल है, उनकी ज़मीनें भी सारी यहीं पे हैं। खैर ये तो इसका तारुफ हो गया बिल्डिंग का, लेकिन अब हम बात करते हैं कलंदर पे। कलंदर जो है बेसिकली 2 चीज़ें मैं बयान करना चाहूँगा। एक है फ़क्र और एक है शरीयत। फ़क्र और शरीयत, ये दोनों चीज़ों में जब मैं आपको बयान करूंगा तो फिर आप इसको समझ पाएंगे। इसकी डेफिनेशन ये है कि जैसे कि शरीयत में ये है कि आपके पास 100 रुपया हो तो आप 2.5 रुपये उसमें से ज़कात दे दें तो 97.5 आपके ऊपर हलाल हो जाते हैं। ये शरीयत है। और ये उम्मत मुसलमा के लिए शरीयत को जो है वो दिया गया, क्योंकि सारे लोग जो हैं फ़क्र नहीं कर सकते थे। लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घराने के लिए जो है और अपने लिए फ़क्र को पसंद किया। अब मैं फ़क्र की डेफिनेशन करना चाहूँगा। फ़क्र क्या चीज़ है? फ़क्र ये है कि आपके पास 100 रुपये है, आपने 100 का 100 ही देना है। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना, 100 का 100 ही देना है लोगों को। ये है फ़क्र।
हम लोग तो फ़कीर को फ़कर कहते हैं ना, फ़कीर कहते हैं मांगने वाले को, बेसिकली वो साइल होता है। अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो इसके लिए एक मैं मिसाल पेश करना चाहूँगा कि जिसके लिए कुरान भी उतरा, जिसके लिए कुरान की आयतें उतरी। आपको वो वाक़या याद आ गया होगा जब बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के घर में रोज़े रखे गए 3, जब उन्होंने मन्नत मांगी अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे बीमार थे, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप रोज़े रख लें। उन्होंने रोज़े रखे, तो जब रोज़ा अफ्तार करने का टाइम होता, पहले दिन जो है वो एक जो है वो आ गया कैदी। दूसरे दिन इसकी तरतीब शायद मेरी आगे पीछे हो जाए क्योंकि मैं इसको डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर फ़क्र क्या चीज़ है। जब 3 दिन पूरे हो गए, एक दिन कैदी आया, एक दिन मस्कीन आया, एक दिन सवाली आया, तो आपने अपने अफ्तारी का जो सामान था वो खुद अफ्तारी नहीं की, तीनों के तीनों दिन रोज़ा पानी से रखा हुआ है, तीनों के तीनों दिन अफ्तारी खुद नहीं की। अफ्तारी के बगैर जो है वो जब कोई सवाल करने वाला आता दरवाजे पे तो आप वो चीज़ें उठाती और उसको पेश कर देती मांगने वाले को। तो ये है फ़क्र, ये है फ़क्र की लाइन कि अपने लिए कुछ ना रखना, जब कोई मांगने आ जाए उसको सब दे देना, इसको कहते हैं फ़क्र। तो ये इसके लिए बाकायदा फिर जो है वो कुरान उतरा, कुरान की आयतें आई। तो मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो कलंदरी सिलसिला है, ख़ासकर कलंदर जो है, ये अपने आप के लिए कुछ नहीं रखते, लोगों के लिए जो है इनके पास एनर्जीज होती हैं, लोगों के लिए सारा कुछ सोचते हैं, लोगों के लिए मोहब्बतें बांटते हैं, लोगों के लिए इन्होंने जो काम किए हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे हाजिर हुए हैं और बाकायदा तौर पे हम यहाँ पे जो है वो योगा के कुछ पोजेज भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सजदा किया था। तो सजदा के हवाले से जो पोजेज हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो झुकने वाले पोजेज हैं इसके बारे में कोई बात कर सकूँ। तो झुकने वाले पोजेज योगा क्या कहता है? योगा ये कहता है कि झुकने वाले जितने पोजेज हैं ये इंसान के अंदर आजिज़ी लेके आते हैं। आजिज़ी, जितना इंसान अपने आप को सॉफ्ट करना चाहता है, जितना इंसान अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहता है, मेंटली फ्लेक्सिबल करना चाहता है, उसको ये चाहिए कि वो झुकने वाले पोजेस किया करे, वो फॉरवर्ड बेंड किया करे। जितना झुकेगा बैक पे स्ट्रेच आएगा। बेसिकली इंसान जब भी बॉडी इंसान की स्टिफ होती है तो बैक बोन स्टिफ होती है, पीछे वाले मसल जो है वो सुकड़ जाते हैं। पीछे वाले मसल जब सुकड़ते हैं तो इंसान की बॉडी स्टिफ हो जाती है। जब भी बॉडी स्टिफ होगी तो इसका मतलब है आपके बैक की स्ट्रेच की जरूरत है, बैक को स्ट्रेच करने की जरूरत है। आपके बैक मसल सुकड़ रहे हैं। मेडिकली अप्रूव्ड है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट छोटी रहती है। उसकी हाइट छोटी होने की असल जो वजह है वो यही है कि आपकी जो बैक मसल्स है वो सुकड़ जाते हैं, वो मैनुअल आपकी जो है वो सर्कुलेशन है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर हम ये समझ लें कि फॉरवर्ड बैंड कितना जरूरी है तो हम इसको अपना लें। जैसे कि आपने देखा होगा कि नमाज के जो आसन है, नमाज के जो पोजेज हैं, उसके अंदर भी सारे फॉरवर्ड बैंड है, कोई भी बैक बैंड नहीं है, किसी किस्म का बैक बैंड नमाज में नहीं है, फॉरवर्ड बैंड है। तो झुकने वाले पोजेस जितने भी हैं ये इंसान के अंदर आजिज़ी लेके आते हैं, इंसान को फ्लेक्सिबल करते हैं। तो अभी हम जो है वो झुकने वाले पोज करेंगे। इसके लिए जो है वो हम थोड़ा सा खड़े होंगे। अगर आप हमारे साथ देखते हैं तो आप भी कीजिएगा। झुकने के लिए सबसे जो अहम टेक्निक है, अगर आप फॉरवर्ड बेंड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे नीचे ना जाया करें, कमर को सीधा रखते हुए, जिस तरह के हमें नमाज में सिखाया गया। रुकू की पोजीशन, रुकू की पोजीशन ये है, अगर आप मेरी तरफ फेस कर लें तो हम लोग जो है वो रुकू करते हैं इस तरह। ये योगा के मुताबिक भी गलत है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नमाज के मुताबिक भी गलत है। जो सही जो एंगल योगा ने बताया है वो ये है कि कमर को स्ट्रेच करते हुए, योगा भी ये बताता है कमर को स्ट्रेच करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें, कमर को स्ट्रेच करते हुए, टांगें सीधी होंगी, बैक मसल्स को स्ट्रेच करना, कमर को सीधा रखते हुए। कभी भी फॉरवर्ड बैंड हम इस तरह नहीं करना। झुकना है तो अपने कमर को सीधा रखते हुए नीचे लेके आएंगे। जी, तो इसके लिए अभी हम बैठेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो है वो ये आप फॉरवर्ड बैंड का तरीका समझ गए होंगे और आपको इसके करने से नमाज में भी काफ़ी मुआवनत मिलेगी।
हमारा यहाँ आने का आज जो मकसद था वो यही था कि हम यहाँ से कुछ एनर्जीज ले सकें, यहाँ पे कुछ जो है वो हम फीलिंग ले सकें। जो यहाँ पे इतनी बड़ी हस्ती आ चुके हैं, लाल शहबाज कलंदर, उनके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे होस्ट हैं डॉक्टर मंसूर साहब, इनका ताल्लुक़ कलर कहार से है, ये कलर कहार में होते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है वो हमें ये भी कुछ बताएं इनके बारे में, क्योंकि ये यहाँ के रहायशी हैं, ये हमसे ज़्यादा जानते होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ योगी नईम साहब आपका, कि आपसे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप खलूस से आते हैं और एक मिशन की आपके अंदर सेंस है, मोहब्बतें बांट के आप चले जाते हैं। 2 दिन का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ और यकीनन नाजरीन भी इंतज़ार करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन होता है। इसके अंदर मोहब्बतें एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक हायर कॉज एड्रेस होता है। तो मेरे लिए रियली खुशी की बात है योगी साहब और उनकी टीम का आना। और इसी हवाले से जो आज जो चीज़ें सीखी ये भी बड़ी ज़बरदस्त मुझे फील हुई है। बाकी डिटेल आपने तकरीबन बता दी है, जो यही बात है जो आपने बताई है लाल शहबाज कलंदर के हवाले से। तो मैं मज़ीद इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊँगा, सिवाय इसके कि जब भी मैं आया हूँ ये जगह मुझे बड़ी पीसफुल लगी है। और चूँकि यहाँ आना भी ईजी है तो इसलिए मैं देखने वालों को ज़्यादा मोटिवेट करूँगा कि वो भी प्रैक्टिकली इन जगहों पे आएँ और इससे मुस्तफ़ीद होकर कुछ एनर्जी लेके वापस जाए। जो अमेजिंग जगहें हैं कलर कहार की, चकवाल की, मैं नाजरीन ये देखने वाली योगा के शायकीन उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और मतलब यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर जाएँ। थैंक यू योगी सर। जी तो नाजरीन, ये हमारा थोड़ा सा एक कोशिश थी कि आप लोगों को हम जो है वो लाल शहबाज कलंदर जहाँ पे आए और वहाँ पे हम आपको विज़िट करा सकें। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को इसमें कोई कमी नज़र आए, कोई गलती नज़र आए, तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ और हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और इसके लिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर किसी कमी के बारे में आप हमें बता दें कमेंट करके, तो हम उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और उस गलती को सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।